हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है लर्न विद पीयूष के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग साइंस और मैथ्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिटेल में कवर करते हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी ये दो मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो कि है फ्री फॉल। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है, तो ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी आगे जाकर जीरो नहीं हो जाती। वेलोसिटी यानी v जीरो नहीं हो जाती। तो उस पॉइंट को जब ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब v इज इक्वल टू जीरो, उसमें मैं v नहीं लिखूंगा, u लिखूंगा, क्योंकि वो इस केस में तो फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन जब ये ऊपर जा रही है तब तो फाइनल है, लेकिन अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जब वो नीचे आ रही होगी। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकूंगा, जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर u जो है वो जीरो हो गया। अब वो जब नीचे आ रहा है तो वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स g, और उसके ऊपर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये जीरो, और साथ ही साथ एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस। अब ये जो g है और ये एयर रेजिस्टेंस है, इसमें से मुझे एयर रेजिस्टेंस और लगने वाले सारे रेजिस्टेंसेस को इग्नोर करना है। क्या क्या लगता है ग्रेविटी के अलावा? फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? आपको तो पता ही होगा कि वाटर और एयर, ये दोनों भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इनके द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जाता है उसे मैं फ्लूइड फ्रिक्शन कहता हूँ। तो फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि वाटर और एयर से लगने वाला फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, इन दोनों को हमें इग्नोर करना है, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने की वजह से लगने, हाँ, तो हमें इन एयर रेजिस्टेंस और फ्लूइड फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, और सिर्फ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे ध्यान में रखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, u की वैल्यू मुझे मिली है जीरो, और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, मतलब मैं a की जगह g पुट करूंगा। तो कहाँ पुट करना है? मेरे पास इक्वेशंस है मोशन के, जो कि न्यूटन ने दिए थे। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब मुझे एक बात बताओ, v तो एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि u जो है यहाँ पर मुझे जीरो मिली है, तो जीरो प्लस a की जगह मैं क्या लिखूंगा? g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, और टाइम का t एज इट इज। तो मुझे एक नया इक्वेशन मिला, v इज इक्वल टू जी टी, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है न्यूटन के पहले इक्वेशन का। अब दूसरी तरफ देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ u के जगह पर जीरो पुट करना है और a के जगह पर g। तो वी स्क्वायर एज इट इज, यू स्क्वायर यानी का जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए के जगह g, और s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर क्या होगा? जीरो प्लस टू जी एस। अब जीरो प्लस टू जी एस यानी टू जी एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। ये हमने न्यूटन के इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर दिया हमने ये फ्री फॉल के कंडीशन में। तो मुझे एक इक्वेशन मिला v इज इक्वल टू जी टी, और दूसरा इक्वेशन मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस, ठीक है। और हमें तीसरा इक्वेशन भी मिलता है, आपको याद तो होगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यह है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इसमें s भी एज इट इज रहेगा, u के जगह मैं पुट करूंगा जीरो इंटू टाइम t प्लस वन अपॉन टू, ए की जगह पर जी टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू जीरो इंटू टी क्या होगा? जीरो। अब हाफ जी टी स्क्वेयर ये हमारे पास रह जाएगा। तो हमने फ्री फॉल की कंडीशन में न्यूटन के इक्वेशंस को मॉडिफाई किया है, और कुछ भी नहीं। बस इतना ही हमें पढ़ना था इस फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग एस्केप वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी, आप पहले मुझे ये दो वर्ड्स का मतलब बताइए। एस्केप का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज से पीछा छुड़ा के निकल जाना, उसे मैं एस्केप कहता हूँ। और वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने की। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो कि एक लड़का है जो कि खड़ा है ग्राउंड पर, ठीक है, उसके हाथ में एक बॉल है। अब वो बॉल को फेंकता है दूर अपनी कुछ स्पीड से, और वो यहाँ जाके गिरता है।
अब वो स्पीड और बढ़ा देता है तो वो थोड़ी दूर जाकर यहाँ गिरता है। अब वो इतनी जोर से फेंकता है कि वो बॉल जाकर सीधा अर्थ के सरफेस के नीचे चली जाती है। आप कहोगे अर्थ सरफेस तो फ्लैट है, तो मतलब ये गिर जाएगी, ये नीचे जाती रहेगी। लेकिन अगर सरफेस फ्लैट नहीं होता, जैसा कि हम सबको पता है, तो अब हम इसे ना एक स्फेरिकल व्यू से देखते हैं। अब अर्थ को हम लोग एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मान लो कि अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके सरफेस पर ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके हाथ में एक बॉल था जिसे उसने फेंका, बॉल ऐसे नीचे गिरेगा। हमारे लिए तो वो बॉल नीचे गिर रहा है, हमको लगेगा कि वो एस्केप कर गया, लेकिन वो एस्केप नहीं करेगा। वो अभी भी अर्थ के सेंटर से लगने वाली जो फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी फील्ड में आ रहा है। और जब वो फील्ड में आ रहा है, हमको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करेगा। तो अभी भी ये रिवॉल्व कर ही रहा है, भले ही वो अब अर्थ के सरफेस पर रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन अभी भी वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मतलब ये क्या एस्केप वेलोसिटी हुई या नहीं? एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग हो जाए, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ना आ पाए। पर अभी भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो मतलब ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है। तो कितनी होगी एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी? अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को, अच्छा सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड है अभी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ 2 किलोमीटर हर सेकेंड में, हाँ ये बहुत ज्यादा होती है स्पीड, लेकिन ये अभी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए। तो एक्चुअली कितनी होनी चाहिए ये? तो ये होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी, और तब मैं कह सकता हूं कि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो होगी 11.2। हाँ, एस्केप वेलोसिटी कोई फॉर्मूला नहीं है और ये कोई भी वैल्यू नहीं है, ये तो है सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब अगर इससे ज्यादा या फिर इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर फेंका जाए तो वो एस्केप कर जाएगा। लेकिन ये चीज ना हमेशा सेम नहीं रहती। अगर मैं मून की देखूं तो वो अलग होगी, हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। और सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी पूछा जाता है किसकी होती है? तो आपने सुना होगा कि ब्लैक होल एक चीज होती है। ब्लैक होल क्या होता है एक्चुअली? कहा जाता है कि ब्लैक होल ना पुराने स्टार्स होते हैं जो कि अब डिप्लॉय हो चुके होते हैं किसी वजह से। तो अब इन एस्केप वेलोसिटी उन ब्लैक होल की क्या होगी? आपने सुना तो होगा कि जो लाइट होती है ना, लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है, वो तक एस्केप नहीं कर पाती। मतलब जो हमारा ब्लैक होल है उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हमें पता नहीं है कितनी, फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी एस्केप वेलोसिटी 3 लाख मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होती है। मतलब कुल मिलाकर एस्केप वेलोसिटी ना वो वेलोसिटी है जो कि मुझे लगेगी किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब ये जो एस्केप वेलोसिटी थी, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब एक फॉर्मूला है जो कि अभी आपको याद करना होगा कि एस्केप वेलोसिटी यानी कि VESC हम लोग ये नीचे लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में, इज इक्वल टू √2G, सॉरी ये बड़ा G होगा, कैपिटल G m/r। बस यही है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर √2 एज इट इज रहेगा, G की वैल्यू भी एज इट इज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। और ये जो है ना ये फिक्स रहेगी। अब ये जो G की वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहती है। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने शायद बताया था कि G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इतनी होती है। अब ये चेंज नहीं होती। तो बस हमें इतना ही पढ़ना था आज के इस लेक्चर में। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ लर्न विद पीयूष के यूट्यूब चैनल।